जय हिंद दोस्तों। वेस्ट बंगाल पीसीएस का पेपर कंडक्ट हुआ है और इस वीडियो में हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे जिस पेपर में पूछे गए हैं। मेरा नाम है अंकित सिन्हा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समग्र बैच की जानकारी है। समग्र 6.0 भी स्टार्ट हो गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है जहां से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं बैच की। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, पहला सवाल यह है कि इन विच कंट्री डिड सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश द आज़ाद हिंद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, जापान, जर्मनी और रसिया। आप तरीका जानते हो, वीडियो पोस्ट करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, जर्मनी। जुलाई 1940 में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि ये सत्याग्रह स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कोलकाता के होलवेल में। देन उन्हें प्रिजन से रिलीज कर दिया जाता है और हाउस अरेस्ट में रख दिया जाता है दिसंबर 1940 में। इसके बाद क्या होता है, 1941 में नेताजी स्केप कर जाते हैं, है ना। स्यूडो नेम जियाउद्दीन का यूज़ करते हैं और वो पेशावर पहुंच जाते हैं। देन अगेन फिर वो ऑरलैंडो मजोता के नाम से हिटलर से मिलते हैं। तो इस तरीके से वो भेष बदल करके स्केप करते हैं, है ना, ऑब्वियसली इंडियन इंडिपेंडेंस के कॉज में। देन बर्लिन रेडियो 1940, ये सेम सवाल देखिए यहाँ भी पूछा गया है ना। CDS में आप पढ़ लीजिए ध्यान से। तो ये बर्लिन रेडियो 1942 में बर्लिन रेडियो से ये ब्रॉडकास्ट करते हैं और ताकि इंडियंस का हौसला बढ़ाया जा सके। और 1943 में ये जर्मनी को भी लीव कर देते हैं एंड देन फिर ये जापानीज़ आर्मी से जाकर मिलते हैं। तो इस तरीके से ये कोर्स ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए नेताजी के बारे में। अगर आप सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इनकी ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़िएगा दोस्तों। माई स्ट्रगल के नाम से है, 2 वॉल्यूम्स में आती हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन आप देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। उपाली, आनंद, महाकश्यप और मोगालीपुत्तिसा। तो ये तो आसान सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन सी है, महाकश्यप। सेम सवाल पूछा गया है वेस्ट बंगाल पीसीएस में ही पहले। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लोकेशन पूछी थी तो राजगिरी में सबसे पहला हुआ है ना। देन राजगिरी के बाद सबसे पहले राजगिरी है, देन उसके बाद वैशाली है, देन पाटलिपुत्रा, देन कुंडलवन कश्मीर, है ना। ये 4 हैं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सबने पढ़ी हैं, बड़ी ही आसान सी बात है ये तो। और इसमें जो आपको मेजर बातें पता होनी चाहिए वो ये कि जो महाकश्यप है इन्होंने प्रिजाइड करा था, ठीक है। और आनंद तो इनके शिष्य ही थे। और उपाली और मोगालीपुत्तिसा के बारे में भी ये पता होना चाहिए कि जो उपाली हैं ये भी इसमें मौजूद थे। और जब बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो जाता है 483 BC में, उसके बाद ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये सेटअप की जाती, कन्वीन की जाती है और राजगिरी में, और अजात शत्रु के पेट्रोनेज में होती हैं, है ना, अजात शत्रु के पेट्रोनेज में। बाकी महाकश्यप जो है ये प्रेसिडेंट या चेयरमैन होते हैं फर्स्ट काउंसिल के और 500 से ज़्यादा मंक्स इसमें शामिल होते हैं। और आनंद जो है ये बुद्ध के तो पर्सनल अटेंडेंट होते हैं और ये जो बुद्धाज की टीचिंग है सुत्त पीटक उन्हें ये रिसाइड करने का काम करते हैं। उपाली भी इनफैक्ट विनय पीटक को रिसाइड करते हैं, ये भी उसमें शामिल होते हैं बट ये प्रिजाइड नहीं कर रहे होते हैं, है ना। और मोगालीपुत्तिसा है ये तो इससे जुड़े हुए नहीं है, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे थे ना, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल से ये जुड़े हुए हैं, उनको प्रिजाइड करा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स ऑफ द आज़ाद हिंद फौज डिड नॉट फेस द फेमस रेड फोर्ट ट्रायल। प्रेम सहगल, मोहन सिंह, शाहनवाज खान या गुरबख्श सिंह ढिल्लों। सेम सवाल कंबाइंड जियो साइंटिस्ट ने पूछा गया था कि इनमें से कौन शामिल नहीं थे, तो इसका सही आंसर मोहन सिंह है। तो ये भी एक आसान सवाल है। ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है ये पहली बार ऑर्गेनाइज होती है 1942 में बाय कैप्टन मोहन सिंह, जो ऑफिसर होते हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, हु वाज कैप्चर्ड बाय द जापानीज ड्यूरिंग द फॉल ऑफ सिंगापुर। तो इन्होंने ही पहली बार INA को सेटअप किया और इस तरीके से जब ये सुभाष चंद्र बोस जी के हाथों में आता है बहुत पॉपुलराइज हो जाता है। एंड इस पे जो ट्रायल्स है वो वाली बात इससे डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई है। ये ट्रायल्स वाली बात कहाँ पे आती है वो देखो आप। ये जो रेड फोर्ट ट्रायल है ये अपने आप में काफ़ी फेमस है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ब्रिटिशर्स ने डिसाइड करा कि ट्रायल चलाया जाए INA ऑफिसर्स पर। किन बेस पे? जैसे ट्रेजन, मर्डर, इन बेस पे, है ना। तो ये जो ट्रायल्स हैं ये रेड फोर्ट में हेल्ड होते हैं 1945 में। और इनमें जो 3 एक्यूज्ड हैं एज पर दी ब्रिटिशर्स, उनमें कौन है? प्रेम सहगल जी हैं, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। तो ये जो ब्रिटिश हैं डेलिबरेटली इन्होंने इन्हीं ऑफिसर्स को चुना फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, बट आयरनिकली इससे एक और पावरफुल सिंबल के रूप में इंडियन यूनिटी का एग्जाम्पल देखने को मिला, है ना। और इनको डिफेंस करने के लिए भूला भाई देसाई जी थे, इनका नाम आप याद रखना, है ना, भूला भाई देसाई जी हैं। और इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू जी भी होते हैं। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू जी भी बहुत बार अपेयर करते हैं इन ट्रायल्स में।
इम्पैक्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं स्टाइल के, मेसिव पब्लिक सिंपैथी देखने को मिलती है फॉर आईएनए सोल्जर्स, और कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अदर पार्टीज भी सपोर्ट करती है कि उसको। तो इस हिसाब से जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है। हु वॉज फर्स्ट सेलेक्टेड बाय गांधी जी फॉर हिज इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट? जवाहरलाल नेहरू, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली या विनोबा भावे? तो इंडिविजुअल सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है ध्यान रखना। देखिए इसमें अगर हम देखें ऑप्शन में, तो फर्स्ट सेलेक्टेड बाय गांधी जी फॉर हिज सत्याग्रह, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी है, विनोबा भावे। जो विनोबा भावे जी हैं ये फर्स्ट सत्याग्रही होते हैं। अगर इसमें हम देखें बाकी क्या ये पीवाईक्यू है, तो ये आप देख सकते हो, ये पूछा गया सिविल सर्विस 2009 में कि इंडिविजुअल सत्याग्रह में विनोबा भावे को फर्स्ट सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। तो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार क्वेश्चन से ही आंसर फ्रेम कर लिए जाते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट सत्याग्रही हैं वो कौन है? विनोबा भावे जी हैं। सेकेंड कौन है? सेकेंड जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और थर्ड है ब्रह्मदत्त। बीपीएससी में थर्ड भी पूछा गया है ना, तो ध्यान रखना, बहुत बार ये पूछते हैं अक्सर, तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। तो बात कुछ ऐसी है कि 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया जाता है, और ये गांधी जी लॉन्च करते हैं अक्टूबर 1942 में ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और मेन रीजन क्या रहता है? देखो ब्रिटेन जो है वो इंडिया को इन्वॉल्व कर लेता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बिना इंडियन लीडर या बिना इंडिया के कंसल्टेंट्स के। तो कांग्रेस इस चीज़ का विरोध करती है, और गांधी जी उस टाइम पे कोई मास मूवमेंट को लॉन्च नहीं करना चाह रहे होते हैं, इस वजह से वो लिमिटेड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, है ना। और विनोबा भावे जी को फर्स्ट सत्याग्रही के रूप में सेलेक्ट किया गया क्योंकि वो एक डिवोटेड गांधीयन थे और अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे। और इसके बाद नेहरू जी भी जुड़ते हैं, एंड देन ब्रह्मदत्त जी भी जुड़ते हैं। तो इसका भी आंसर आप समझ गए होंगे, इन्होंने पूछा है सेकंड, तो सेकंड तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट ये देखिए, विच ऑफ द बिलो मेंशन इंडो ग्रीक रूलर्स इशूड कॉइन बियरिंग द फिगर ऑफ कृष्ण एंड बलराम? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, एगेथोसलस। ये ही एकलौता टफ क्वेश्चन है। देखिए ये जो एगोथलस हैं ये इंडो ग्रीक रूलर थे, और बाकी मिनेंडर के बारे में आप जानती हो, इन्होंने मिलिंद पन्हों में बेसिकली इनका जिक्र आता है कि जो मिनेंडर है, जिसे राजा मिलिंद के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा बुद्धिस्ट मंक है नागसेन, इन दोनों के बीच जो डिस्कशंस हुए हैं बुद्धिज़्म से जुड़े हुए, वो मेंशन मिलते हैं। देन बाकी देखें अगर हम, जो हीलियोसलस हैं ये भी इंडो ग्रीक रूलर है, बट इस तरह के कॉइन से जुड़े हुए नहीं हैं, आर्केबियस भी नहीं। यहाँ पे ऑप्शन बी ही सही है, अगेथोसलस। जो अगेथोसलस हैं ये अर्लीस्ट इंडो ग्रीक रूलर हैं जिन्होंने कृष्ण और बलराम जी के कॉइन्स को इशू करा था, और इससे ये साबित होता है कि इंडो ग्रीक के टाइम पे भी जो कृष्ण और बलराम जी की वर्शिपिंग है या उनसे जुड़े इमेजेस हैं वो देखने को मिल रहे थे। तो इंडियन डेटीज का डिपिक्शन भी देखने को मिला है कॉइन्स में। और जो कृष्ण जी हैं वो एक चक्र और शंख को होल्ड किए हुए हैं, और जो बलराम है वो हल और मेस यानी गदे को होल्ड किए हुए हैं। नेक्स्ट ये देखिए, द अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट वाज पॉपुलरली नोन एज। जैसे ये रोलेट एक्ट के नाम से फेमस है, ये सवाल सिविल सर्विस में ही पूछा गया है, बड़ी ही आसान सी ये बात है। Who among the following presented the famous कोहिनूर डायमंड टू एम्पेरर शाहजहां? तो शाहजहां को कोहिनूर डायमंड कौन देते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। मुराद, मीर जुमला, औरंगजेब या दारा सिको? इसका आंसर ना ऑप्शन बी सही है, मीर जुमला। मीर जुमला सही है। देखिए जो कोहिनूर की हिस्ट्री है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत सारे डायनेस्टीज़ में ये पास होती हैं। कहते हैं कि गोलकुंडा डायमंड माइन से इसे निकाला गया था, और काकातिया रूलर्स की उस टाइम पे रूलिंग थी। देन इसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत के हाथों में आता है, फिर उसके बाद बाबर के हाथों में आता है ना। बाबरनामा में इस बात का जिक्र है वैसे कि इब्राहिम लोदी की जब हार हो जाती है तो डायमंड बाबर के पास आता है, बट जो बाबर के रिकॉर्ड्स है ये बताते हैं कि उन्हें राजा विक्रमादित्य की फैमिली के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, क्योंकि हुमायूं से उनके अच्छे संबंध थे। तो अलग अलग बातें देखने को मिलती हैं। फिर जब मीर जुमला सेकंड के पास आता है तो ये शाहजहां को प्रेजेंट कर देते हैं, है ना। और फिर मुगल्स के पास ये रहता है शाहजहां के बाद, फिर औरंगजेब के पास, फिर मोहम्मद शाह के पास, फिर मोहम्मद शाह के बाद ये नादर शाह के पास आ जाता है 1739 में, है ना, क्योंकि ये इन्वेजन करता है दिल्ली में। तो 1739 में नादिर शाह मुगल ट्रेजरी को जब लूटता है तो इसके साथ कोहिनूर भी इसके पास आता है, और इसके बाद फिर ये अहमद शाह अब्दाली के पास जाता है ना, फिर शाह शुजा के पास, देन महाराजा रणजीत सिंह के पास जाता है। और ये जो डायमंड है ये 1813 में महाराजा रणजीत सिंह जी के पास होता है। फिर इनके सक्सेसर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे देते हैं, क्योंकि पंजाब का एनेक्सेशन हो जाता है तो डायमंड सरेंडर कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को।
देन जैसा कि आप जानते हैं क्वीन विक्टोरिया के पास है प्रेजेंटली। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, मीर जुमला। नेक्स्ट ये देखिए, द लीडर ऑफ द खेरवार और सफा हौर मूवमेंट वाज बिरसा मुंडा, भागीरथ मांझी, बाबा रामचंद्र या मदारी पासी। एक क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस 2021 में कि खेरवार और सफा हौर मूवमेंट का क्या मेन आइडिया था इसे प्रीच करने का। 1870s में ये मूवमेंट चलता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बात की गई है इंटरनल सोशल रिफॉर्म, मोनोथिज्म। तो जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स थे वो मेजरली मोनोथिज्म के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, है ना, एकेश्वरवाद की बात करते हैं। तो ये जो खेरवार या सफार है वो भी इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी सही है, भागीरथ मांझी। जो खेरवार मूवमेंट है इसे सफार मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। और सफावर का मतलब क्या है, ये प्योर संथाल्स हैं, मतलब ये मूवमेंट का नाम है। और ये इमर्ज होता है अमंग द संथाल इन लेट 19th सेंचुरी। और ये मेजरली 1874 के अराउंड भागीरथ मांझी जी के द्वारा लीड किया जाता है। मेन एम क्या है कि संथाल सोसाइटी में प्योरिफिकेशन हो, रिफॉर्म लाया जा सके, जो भी सुपरस्टिशन है, जो भी अंधविश्वास है, उन चीज़ों को त्याग किया जाए, उन चीज़ों का, है ना। तो ये मेजर बातें थी। बाकी अगर बिरसा मुंडा जी की बात करें तो भगवान धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं, उल गुलान मूवमेंट के लीडर हैं और मुंडा रेबेलियन से जुड़े हुए हैं, है ना, जो 1899 या 1900 के बीच देखने को मिलता है। देन भागीरथ मांझी तो इसका आंसर ही है। और बाबा रामचंद्र जी जो हैं ये अवध पीजन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। मैंने ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। और मदारी पासी तो एका मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना, एका मूवमेंट से मदारी पासी जुड़े हुए हैं, अक्सर पूछते हैं ये भी। देन ये क्वेश्चन आप देखो, ड्यूरिंग हुज राइन मलिक मोहम्मद जायसी कंप्लीटेड पोएम पद्मावत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी है, शेर शाह। देखिए जो पद्मावत है ये तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की बात है, बट ये 200 सालों के बाद लगभग लिखा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा शेर शाह के टाइम पे। तो ये जो पोएम है पद्मावत, इसमें शेर शाह का जिक्र भी किया गया है इनिशियल पेजेस में, है ना, क्योंकि ये उसी के टाइम पे लिखा जाता है। तो ये भी फैक्चुअल है, ऑलमोस्ट हर जगह पे कवर्ड ही है। मैं सोर्सेज तो आपको बता ही रहा हूँ मेजर वाले। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन इनमें से सोशल और पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने एज ऑफ कॉन्सेंट बिल का विरोध किया। उमेश चंद्र बनर्जी, गोखले, रनाडे या तिलक। तो इसका जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी है। ये आप देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 के बारे में। आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि इट वाज बहराम जी मालाबारी, जो कि एक पारसी रिफॉर्मर थे बॉम्बे से, जिन्होंने इस लेजिस्लेशन का एडवोकेट करा। दूसरा कह रहा है कि ये जो एक्ट है ये एक्सट्रीमिस्ट विंग, खासतौर से बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा सपोर्ट किया गया। दोस्तों ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है ना, ये बहराम जी मालाबारी के द्वारा तो सपोर्ट किया गया, बट तिलक जी के द्वारा इसका विरोध किया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या था? देखिए जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है ये तो हम समझेंगे ही, बट इससे पहले ये भी हमें समझना है कि तिलक जी ने इसका विरोध क्यों करा। देखिए ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है ये एक लैंडमार्क एक्ट था, और इसमें जो गर्ल्स हैं उनके सेक्सुअल इंटरकोर्स के जो एज है उसको बढ़ाने की बात की गई थी फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स, और वायलेशंस पे स्ट्रिक्ट लॉज रखे गए थे। बट तिलक जी ने इसलिए इसका विरोध करा क्योंकि ये कहा गया तिलक जी के द्वारा कि हमारे जो हिंदू रिफॉर्म्स है वो इंडियन सोसाइटी के थ्रू ही आए, है ना, क्योंकि फिर तो ये एक तरीके से गुलामी और दास्ता का प्रतीक है। तो इस तरीके से ये इन्होंने विरोध करा था। और बाकी बहराम जी मालाबारी जो कि पारसी से सोशल रिफॉर्मर थे, इन्होंने काफ़ी इसका सपोर्ट करा, और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा। इसका कुछ इमीडिएट कैटलिस्ट भी था, लाइक हॉरिफिक डेथ हो गई थी एक चाइल्ड ब्राइड की, उनका नाम फूलमणि दास जी था, ड्यू टू मैरिटल रेप, और इस वजह से काफ़ी चर्चा में आता है ना। तो जो सही आंसर है वो क्या होगा यहाँ पे? पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर यहाँ पे डी होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस 2012 में कि तिलक जी के बारे में कौन सी बात गलत है। पहला कह रहे हैं कि आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस की थ्योरी को इन्होंने प्रोपाउंड करा। दूसरा एंटी काउ किलिंग सोसाइटी को फाउंड करा। होम रूल लीग को सेटअप किया गया। एज ऑफ कंसेंट बिल को सपोर्ट किया गया। तो आप समझ ही सकते हो इसका आंसर तो डी है, क्योंकि हमें गलत बताना, और डी जो यहाँ पे गलत है। एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया गया था। देन ये सवाल है किनसे जुड़े हुए थे, तो आत्मीय सभा से तो नहीं जुड़े हुए थे, तो फोर आप हटा दो। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, पूर्णा सार्वजनिक सभा एज ऑफ कंसेंट बिल से जुड़े हुए थे। तो ये CAPF का क्वेश्चन है। तो इस तरह से इंटरलिंक्ड रहता है बहुत सारे क्वेश्चंस। ये देखिए किस गुप्त राजा ने हूणों को हराया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त या भानुगुप्त? तो ये हमारे बैच की फाइल है, 1st to 12th सेंचुरी के नाम से मैंने ये आपको एक PDF प्रोवाइड करी थी, और उसमें हमने सारे डायनेस्टीज को डिस्कस किया था। मिहिर कुल या मिहिर गुल, ये खुद के वेस्ट बंगाल पीसेस का ही PYQ है। सक किंग, कुषाण किंग, हूण किंग या पल्लव किंग? तो उस टाइम में मैंने आपको बताया था जो स्कंदगुप्त है ना, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, स्कंदगुप्त डिफीटेड हूण किंग मिहिर कुल, है ना। तो स्कंदगुप्त ने
हराया था मिहिर कुल को, जो कि एक हूण राजा थे। तो ये भी वेल स्टेब्लिश फैक्ट है। ये सारे सवाल अगर आप पेपर में अपेयर करते हो या अगर आप ऐसे भी अटेम्प्ट कर रहे हो वीडियो पोस्ट करके, तो ये गलत नहीं होने चाहिए, है ना, बिकॉज दीज आर द वेरी कोर क्वेश्चंस। बाकी आप समझो कि हाँ, हूण का अटैक काफ़ी बढ़ गया था और स्तन गुप्त ने इस चीज़ को रोकने का काम किया था। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ज्वाइन द सब्सिडी अलायंस? तो ये सहायक संधि के बारे में पूछ रहे हैं। बड़ा ही आसान सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन डी है, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और ये भी अगेन बैच की ही मैंने स्क्रीनशॉट ले ली, क्योंकि यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, इन्होंने पूछा फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंस, तो आंसर यहाँ पे क्या है? बी, आसफ जहाँ सेकंड। और एक्सप्लेनेशन में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई है, यही कि सब्सिडी अलायंस के अकॉर्डिंग इंडियन रूलर का इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेज नहीं हो सकता था, है ना। इंडियन रूलर है, मान लो आप कोई इंडियन रूलर हो उस टाइम पे, और अगर आपने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट करा, तो आपको अपनी खुद की जो आर्मी है उसे डिसबैंड करनी होगी, और जो ब्रिटिशर्स है वो आपको आर्मी देंगे, इसके बदले में पैसे आप ही को देने पड़ेंगे, है ना। ये वाली बात यहाँ पे देखने को मिल रही थी। अगर इंडियन रूलर पैसे देने में असमर्थ होते हैं तो उनकी टेरिटरीज को पेनल्टी के रूप में ले लिया जाएगा, ठीक है। वेलेस्ली के टाइम पे शुरू होता है, फिर बाद में मैसूर, तंजावुर और भी बहुत सारे डायनेस्टीज जुड़ जाते हैं, या यूं कहें कि उन्हें मजबूरी में जुड़ना पड़ता है। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत सारी बार ये रिपीट होते हैं। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि अगर हम इन चीज़ों को इस तरह से पढ़ें, जैसे सब्सिडी अलायंस अपने आप में कंसेप्ट है, तो भले ही ये बुक में बहुत डिटेल में ना मेंशन हो, बट PYQs काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये थीम में डिवाइडेड है। इसी वजह से हमने अपने वीडियो लेक्चर्स को इस तरह से डिवाइड किया है कि कोई छोटा टॉपिक भी और वो बार बार PYQ में रिपीट होता है, तो वो खुद में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक बन जाता है। Who opposed the burning of foreign clothes during the non-cooperation movement? चित्तरंजन दास, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? आप ये एक सवाल देखिए, सेम क्वेश्चन है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे जो क्लोथेज जलाए गए, जैसे कि आप जानते हो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे फॉरेन क्लोथेज को जलाया गया, बट इंडियन क्लोथेज है, खासतौर से खादी, इनको प्रमोट किया गया, है ना। और ये क्यों किया गया? ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी जड़ें कमज़ोर हों। बट इस चीज़ का विरोध भी किया गया कि जो फॉरेन क्लोथेज हैं इनकी बर्निंग ना की जाए, और ये करा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ऐसा क्यों? दोस्तों, ये जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने निष्ठुर बर्बादी बतलाया। और इसको समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये CDS 2013 का क्वेश्चन है, मैं लिखना भूल गया। इसमें देखिए, इन्होंने ये कहा कि नेशनलिज्म के लेक्चर्स में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आर्ग्यू करा कि जो नेशनलिज्म है वो पुरुष और महिला को आज़ाद करता है उनके नैरो लॉयल्टीज़ से, और कनेक्ट करता है उन्हें वाइडर और बेटर कम्युनिटीज़ के साथ, यानी मतलब पूरी दुनिया से कुल मिलाकर कनेक्ट करने का काम करता है। तो बात कुछ ऐसी है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इनका एक स्टेटमेंट है 1908 में, इन्होंने कहा था, आई विल नेवर अलाउ पैट्रियटिज्म टू ट्रायम्फ ओवर ह्यूमैनिटी एज लॉन्ग एज आई लिव। मतलब आई विल नेवर अलो पैट्रियटिज्म टू ट्रायम्फ ओवर ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमैनिटी से बड़ा, ह्यूमैनिटी पर जीत पैट्रियटिज्म की नहीं होने दूंगा जब तक मैं जीवित हूँ। ये कहना था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 1908 में। ऐसा क्यों? इन्होंने बेसिकली एक लेटर लिखा था आनंद मोहन बोस जी को, और उस टाइम पे बता रहे थे कि जो पैट्रियटिज्म है ये हमारा फाइनल स्पिरिचुअल सेंटर नहीं हो सकता है। आई विल नॉट बाय ग्लास फॉर द प्राइस ऑफ डायमंड्स एंड आई विल नेवर अलो पैट्रियटिज्म टू ट्रायम्फ ओवर ह्यूमैनिटी एज लॉन्ग एज आई लिव। आप समझ गए ना, मतलब मैं ग्लास की कीमत में डायमंड्स तो नहीं खरीदूंगा ना, सिर्फ इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। ये कहना था टैगोर जी का, है ना। और बाद में काफ़ी चर्चा का विषय बनता है और बहुत सारे लोग बहुत तरीके से जोड़ते हैं, बट अक्सर ये न्यूज़पेपर में अभी भी आर्टिकल्स आते हैं इस पर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, बोथ 1 और 2। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इन्होंने इस चीज़ का विरोध करा कि आप कपड़े जला रहे हो, तो ये एक तरीके से बर्बादी है। और इसके बाद इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे, वैलिड पॉइंट्स या इनवैलिड पॉइंट्स, ये तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि ये चीज़ सही नहीं है किन मायनों में, है ना। फिलहाल इन्होंने यहाँ पे सिंपली पूछा है कि इन्होंने अपोज करा, तो आंसर हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, हु ड्राफ्टेड द कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ऑन जालियांवाला मैसेकर? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सैफुद्दीन किचलू। तो गांधी जी ने ये ड्राफ्ट करा था इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंक्वायरी कमेटी को, जो जालियांवाला मैसेकर पर रिपोर्ट तैयार करती है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है ना। ये कमेटी कांग्रेस की इस्टेब्लिश की गई ताकि वो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट कर सकें, है ना, अलग से,
क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो कर ही रही थी अपनी हंटर कमेटी के साथ, बट ये अलग से गांधी जी ने खुद ने और कुछ लीडर्स ने मिल करके ये इस्टेब्लिशमेंट करा ताकि अलग से इंडिपेंडेंट तरीके से इन चीज़ों को देखा जा सके। हु अमंग द फॉलोइंग पेड ही सोल्जर इन केस, तो बड़ा ही ये आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि पहले रूलर्स जो मेडिवल इंडिया में कैश में सोल्जर्स को पे करना स्टार्ट करते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी ही थे। द लीडर ऑफ द एका मूवमेंट, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है मदारी पासी। और ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था एका मूवमेंट का अवध में। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों, ये जो एका मूवमेंट है ये बहराइच वाले एरिया में यूपी में खास तौर से चलाया गया था और बहुत सारी बातें थी इनसे जुड़ी हुई, मगर ये ना पीजेंट्स का स्ट्रगल था खास तौर पे, और जो पीजेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं एका मूवमेंट से। क्यों? क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी वो ये कि लैंडलॉर्ड्स के द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, हाई रेंट की डिमांड की जा रही थी, ब्रिटिश की एग्रेरियन पॉलिसीज़ बहुत ख़राब थी, बहुत ऑपरेसिव तरीके से रेंट लिया जा रहा था लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, है ना। नजराना जो इलीगल रिन्यूअल फीस थी जिसे नजराना कहते हैं वो बहुत ज़्यादा पीजेंट से वसूला जा रहा था, और फोर्स्ड लेबर यानी बेगार करवाए जा रहे थे। तो इस तरीके से काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। तो एका का मतलब यूनिटी होता है ना, एकता से ये वर्ड आया एका, और ये यूनिटी प्लेज के रूप में उभर कर आया कि किसानों ने, पीजेंट्स ने एक तरीके से ये कसम खाई कि अब हम रिकॉर्डेड रेंट को ही पे करेंगे, कोई एक्स्ट्रा सेस वगैरह या फोर्स्ड एविक्शन वगैरह जो होती हैं उसे रजिस्ट करेंगे और बॉयकॉट करेंगे वायलेंट या अनकोऑपरेटिव लैंडलॉर्ड्स को। तो आंसर यहाँ पे जो है वो ये नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है, हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स के टाइम पे जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था एशियाटिक सोसाइटी। जो एशियाटिक सोसाइटी है इसका ईयर कई बार पूछ लेते हैं, तो ये 1780 में फाउंड किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और विलियम जोन्स ने फाउंड करा था, है ना। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना इसके ईयर के बारे में और फाउंडर के बारे में। फाउंडर कौन है, विलियम जोन्स है, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल होते हैं हेस्टिंग्स, और 1784 में कोलकाता में इस्टेब्लिश किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पस था कि हिस्ट्री, एंटिक्विटीज़, आर्ट, साइंस, इन चीज़ों की इंक्वायरी की जा सके और एशिया के लिटरेचर को और बेहतर तरीके से समझा जा सके। ये क्वेश्चन था कि एशियाटिक सोसाइटी बंगाल किन्होंने फाउंड करा, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, विलियम जोन्स ने फाउंड करा है। नेक्स्ट दोस्तों ये क्वेश्चन आप देखिए, The Asiatic Society of Bengal was established in the period of Hastings, and he modestly declined the offer of presidentship of that learned body in favor of William Jones। मतलब ये जो एशियाटिक सोसाइटी फाउंड की गई ना, ये उस टाइम पे हेस्टिंग्स के द्वारा फाउंड की गई, बट हेस्टिंग्स ने प्रेसिडेंटशिप लेने से मना कर दिया पोलाइटली कि विलियम जोन्स जी आप ही लीजिए। तो ये बात सच है। इसका रीज़न ये कह रहे हैं ना कि हेस्टिंग्स खुद में एक बहुत बड़ा स्कॉलर था और ओरिएंटलिस्ट था जो संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक की स्टडी के इंकरेजमेंट की बात करता है। हाँ, बातें ये सही है, पर इन्होंने इस वजह से प्रेसिडेंटशिप नहीं ली कि वो बहुत ज्ञानी है, नहीं, ऐसा कोई सेंस नहीं बन रहा ना। दोनों बातें आपस में सही है, बट ऐसा कोई लिंकेज नहीं बन रहा। इन्होंने बस इसलिए मना कर दिया कि उन्हें लगा कि नहीं, मैं तो खुद में गवर्नर जनरल हूँ ही, और विलियम जोन्स जो है ये ज़्यादा जानकार हैं, तो इस वजह से ये बात देखने को मिली यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होना चाहिए, आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। भाई ये थोड़ा आप ध्यान रखना कि हाँ, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल जो इस्टेब्लिश की गई थी इसका मेन पर्पस वही था, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, इन लैंग्वेजेस को समझा जाए और इसमें और बेटर तरीके से बातें देखने को मिली, है ना। इनफैक्ट आप देखो इस सोसाइटी ने बहुत सारे इंडियन टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, जिसमें कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतलम है, भागवत गीता है, तो बहुत सारा ट्रांसलेशन वर्क भी इन्होंने करा। बाबर्स फेमस ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा वाज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन बाय, तो किन्होंने ट्रांसलेट करा, अब्दुल रहीम खाने खाना ने, है ना, अब्दुल रहीम खाने खाना ने ट्रांसलेट करा। बाकी ये सारे बहुत फेमस हिस्टोरियंस हैं, जैसे अगर आप फैजी की बात करो तो अबुल फजल के बड़े भाई हैं, इन्होंने बहुत सारा ट्रांसलेशन वर्क करा है। CDS में ही पूछा गया है कि लीलावती जो बुक है बहुत फेमस बुक है मैथ्स की, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा लीलावती के ऑथर कौन है। इसको भी पर्शियन में ट्रांसलेट करने का काम फैजी ने करा। बाकी गुलबदन बेगम इसका आंसर नहीं, गुलबदन बेगम तो आप जानते हो हुमायूं नामा लिखा है इन्होंने। तो यहाँ पे हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर वन लाइनर हैं, फैक्चुअल हैं, बट ये रिवीजन पर्पस से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बता सकते हो। जल्द ही मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।